नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एग्री अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे संधि और संधि की परिभाषा, उसका शाब्दिक अर्थ, उसका विलोम, उसका लिंग क्या होता है, उसके उपभेद कितने होते हैं और उसके रूप कितने होते हैं, उस पर हमने चर्चा की थी। तो आज हम महत्वपूर्ण जो बिंदु हमारा है, जहां से आज से हम प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे आपके लिए, जिससे हम संधि के टॉपिक को आसानी से समझ सकेंगे, उदाहरणों पे चर्चा करेंगे और कोई भी उदाहरण हमारा छूट न जाए। इसीलिए आज हम एक महत्वपूर्ण जो संधि का भेद है, स्वर संधि, और उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि संधि के 3 भेद होते हैं। ये बात हमने पढ़ ली। कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों, हमने ये तो पता चल गया कि स्वर संधि के भेद 3 है, लेकिन अब पढ़ना आपका काम है और पढ़ाना मेरा काम है कि किस तरीके से हम इन तीनों संधियों को कवर करेंगे। एक स्टेप वाइज, एक क्रम से इनको पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज हमारी पहले संधि आपको पता है कौन सी है? स्वर संधि। नाम ही स्वर है, तो वर्णों में केवल स्वर वर्णों का योग हम यहाँ पर करेंगे। तो हम चर्चा करेंगे कि स्वर संधि क्या है। तो हमारी मेन हेडिंग होगी आज स्वर संधि। देखो, ध्यान से समझना है। स्वर आपको पता कितने होते? 11। आप पहले दूसरी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता ही है कितने? 11। और स्वर संधि ये कहती है, यदि स्वर के साथ स्वर योग करता है, वहां कौन सी संधि होती है? स्वर संधि। यानी हमने कल पढ़ा था कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण प्लस का चिन्ह होगा, उसके बाद में होगा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण योग करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ स्वर संधि में क्या होगा कि प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होगा वो क्या होगा? कोई ना कोई स्वर होगा। कोई ना कोई का मतलब 11 में से, उसके बाद प्लस चिन्ह होगा। आगे कोई भी पद है तो उस पद में भी क्या होगा? कोई ना कोई स्वर होगा। और स्वर अभी निश्चित तो है नहीं, 11 तो है और 11 में से कोई ना कोई होगा। तो बात निकल के आई कि 11 स्वर प्लस 11 स्वर, यानी कि प्रत्येक स्वर खुद से भी जुड़ेगा और बाकी 10 से भी जुड़ेगा। यानी कुल योग होंगे स्वरों के 11 × 11 बराबर 121। और तब 121 योग हो जाएंगे वर्णों के, स्वर वर्णों के, और जब स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि वो स्वर कैसे जुड़ते हैं। तो ध्यान से सुनना। आपको ये पता है कि स्वर कितने हैं? 11। तो स्वर कितने? 11। सुनना ध्यान से। अभी तक हम भेदों की चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? यदि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण योग करता है, उसे ही क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। उस जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। दोस्तों, ये है 11 स्वर। कितने स्वर हैं? 11। अब सुनना, स्वर संधि का खेल क्या है, जो हमें बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन आज इतनी आसान हो जाएगी। एक एक बात को समझना है, एक एक मेरे लफ्ज को सुनना है। तो दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूं कि स्वर संधि हमें ये सिखाती है कि स्वर के साथ स्वर योग करेगा तो वो स्वर संधि होगी। पहली बात हमने पढ़ी।
तो हमें पता है कि 11 स्वरों के साथ 11 स्वर योग करेंगे, यानी निकल के बात यही कि प्रत्येक स्वर खुद से भी जुड़ेगा और आगे भी जुड़ेगा और क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों पहले हम ऐसे शुरू करते हैं। मान लो ए स्वर ऐसे जुड़ेगा और बाकी 10 बच के इनसे भी जुड़ेगा, तो जुड़ेगा तो परिवर्तन क्या होगा। तो दोस्तों पहले हम ए की बात करते हैं। नंबर 1 देखो, ए या आ दोनों ले लेते हैं, प्लस ए या आ और बराबर क्या बनेगा आ। समझना बात को। ए के बाद में ए आए तो भी आ बनेगा, ए के बाद में आ आए तो भी आ बनेगा, आ के बाद में ए आए तो भी आ बनेगा और आ के बाद में आ आए तो भी आ बनेगा। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं ए खुद से भी जुड़ लिया और ए आ से भी जुड़ लिया, आ खुद से भी जुड़ लिया और आ ए से भी जुड़ लिया प्रत्येक स्वर। अब ए और आपस में जुड़ लिए और ये बाकी से जुड़ने रहे। अब बात करते हैं हम ई और ई की। ई ह्रस्व और दीर्घ प्लस ह्रस्व और दीर्घ बराबर क्या बनेगी दीर्घ ई। कहने का मतलब ह्रस्व ई के बाद में ह्रस्व ई आती है तो दीर्घ ई बनती है, ह्रस्व ई के बाद में दीर्घ ई आती है तो भी क्या बनती है ह्रस्व ई बनती है, दीर्घ ई के बाद में ह्रस्व ई आती है तो भी दीर्घ ई बनती है और दीर्घ ई के बाद में दीर्घ ई आती है तो भी क्या बनता है दीर्घ ई बनता है। यानी कि ई छोटी खुद से भी जुड़ गई और बड़ी से भी जुड़ गई, तो यानी कि एक ही आया। दूसरी बात हमें समझना है, उ या उ प्लस उ या ओ और बराबर क्या बनेगा दीर्घ उ। वही बात यह है कि ह्रस्व उ, यदि ह्रस्व उ से मिलता है तो बनेगा दीर्घ उ, ह्रस्व उ दीर्घ उ से जुड़ता है तो बनता है दीर्घ उ और दीर्घ उ ह्रस्व उ से जुड़ता है तो बनता है दीर्घ उ और दीर्घ उ दीर्घ ई से जुड़ता है तो दीर्घ उ ही बनेगा। यानी कि ए आ खुद से जुड़ लिए, आपस में जुड़ लिए, तो ये क्या हो गए ए आ के बाद में ए या आ आता है तो आ बनता है, ए या बड़ी ई के बाद में बड़ी ई बनती है, छोटी ऊ के बाद में छोटा है चाहे बड़ा है तो दीर्घ उ बनता है। और दोस्तों ये दीर्घ बनते हैं इसीलिए हम इसे कहेंगे दीर्घ स्वर संधि। यह बात हमने वर्णों में की थी कि आ दीर्घ ई दीर्घ उ ये दीर्घ संधि के स्वर हैं। ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि मैंने कहा कि प्रत्येक स्वर खुद से भी जुड़ेगा और बाकी सबसे। ए आप इसमें जुड़ लिए, ई जुड़ लिए, आ उ जुड़ लिए, यानी ए आ 2 से जुड़ लिए, बाकी 8 से बचे हुए हैं। अब नंबर 2 की हम बात करते हैं। इस संधि को नाम क्या दिया हमने दीर्घ स्वर संधि। ये किसके हो गए दीर्घ स्वर संधि। अब नंबर 2 बात करें। अब हम करते हैं कि ई और ई की बात। किसकी बात करेंगे ई और ई की बात। है आपस में जुड़ लिए। अब बात करेंगे ई और ई की। देखो कि पहले कर लेते ए या आ हो, क्या हो ए या आ, क्योंकि ए आ से जुड़ लिए तो अब चलते इनके पास। ए या आ के बाद में ई या ई स्वर हो तो क्या परिवर्तन होगा। दूसरी बात ए या आ के बाद में उ या उ आ जाए तो क्या परिवर्तन होगा। समझ रहा है ध्यान से। ए या आ के बाद में री स्वर आए तो क्या परिवर्तन होगा। ए या आ प्लस री स्वर। ये 3 बातें याद रखनी है। यदि ए या आ के बाद में ए या आता तो आ बनता है, ई या ई के बाद में ई आती है तो बड़ी ई बनती है, उ या उ के बाद में उ आता है तो दीर्घ उ बनता है। अर्थात ए आ ई उ के बाद क्रमशः समान वर्ग योग करे हैं तो संधि कौन सी होगी दीर्घ स्वर संधि।
लेकिन बात करें ए या आ के बाद में ई या ई आता है तो इसका बनता है दोस्तों ए। क्या बनता है? ए। और ए या आ के बाद में ऊ या ऊ स्वर होता है तो बनता है आई। और ए या आ के बाद में री स्वर आता है तो इसका बनता है अर। क्या बनता है? अर। और इसे कहते हैं गुण स्वरे संधि। गुण स्वरे संधि। ठीक है, यानी ए आ खुद से जुड़ लिया, ए आ ई से जुड़ लिया, ए आ ऊ से जुड़ लिया। ठीक है, और ई खुद से जुड़े अभी तक और ऊ खुद से जुड़े। अब हमें जोड़ना है ए आ को ए आई से, ए आ को ए आई से ओ औ से। अब बात करें नंबर 3। 3 नंबर क्या है? ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में ए या आई आए तो उसका आई बनेगा। समझ आ गई बात? दूसरी बात, ए या आ के बाद में ओ या औ आए तो उसका बनेगा क्या? औ। उसका क्या बनेगा? औ। यानी कि ए आ सभी से जुड़ लिया, खुद से जुड़ लिया, ई से जुड़ लिया, ऊ से जुड़ लिया, री से जुड़ लिया, ए आई से जुड़ लिया, वो औ से जुड़ लिया। और दोस्तों इसे कहते हम वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। ठीक है, और इसे हम कहता दीर्घ स्वर संधि। अब हम नंबर 4 की बात करेंगे। ए आ खुद से जुड़ लिया, अब लेते ई और ई को, ई और ई को। दोस्तों ई या ई प्लस, अब ई आ खुद से जुड़ा है, बाकी से नहीं जुड़ा है, तो ई और ई स्वयं को छोड़कर किसी अन्य स्वर के साथ योग करती है बाद में, तो वहां संधि होगी। कौन सी? यण संधि। और परिवर्तन क्या होगा? देखो, यदि ई और ई के बाद में असमान स्वर, असमान जिसे बोलते हैं विजातीय स्वर, क्या बोलते हैं? विजातीय स्वर योग करते हैं तो ई बदल जाता है, ई बदल जाता है किसमें? ये में। किसे बदलेगा? ये में। ऊ या ऊ के बाद में असमान बोले तो विजातीय योग करते हैं तो उनका बन जाता है क्या? वे। क्या बन जाता है? वे। नंबर 3, यदि री स्वर के बाद असमान स्वर योग करता है या विजातीय स्वर योग करता है तो उसका बन जाता है रे। और इस संधि को नाम देंगे हम। कौन सी संधि? यण स्वरे संधि। क्या नाम देंगे? यण स्वरे संधि। हमने पढ़ा। अब देखो, ए आ खुद से जुड़ लिया, ए आ ई से जुड़ लिया, ए आ ऊ से जुड़ लिया, ए आ री से जुड़ लिया, ए आ ए आई ओ औ से जुड़ लिया, ए सभी से जुड़ लिया। अब दोस्तों ई खुद से जुड़ ली, ई यानी कि असमान, यानी ई को छोड़कर, यानी कि ई को छोड़कर कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 9 स्वर। और उसके बाद ए ऊ से यहाँ जुड़ लिए, बाकी 9 से यहाँ जुड़ जाएंगे, और री बाकी 10 से यहाँ जुड़ जाएगा। क्या सभी स्वर जुड़ लिए? अब बच गया हमारे पास ए आई और ओ औ। ठीक है, री सभी से जुड़ लिया, ये जुड़ लिया। अब बढ़ते हैं ए आई और ओ औ की बात, तो ध्यान देना यहाँ पर। चलिए इसको मिटा देता हूं एक बार। अब बात करें ए आई ओ और औ। अब ये अभी तक ए आ से जुड़े हैं, बाकी सभी से बचे हुए हैं। तो दोस्तों ए के बाद कोई भी स्वर, क्या हो? कोई भी स्वर
ऐ के बाद कोई भी स्वर, ओ के बाद कोई भी स्वर, औ के बाद कोई भी स्वर योग करता है तो ए के स्थान पर तो ऐ आदेश हो जाएगा, ऐ के स्थान पर आय आदेश हो जाएगा, ओ के स्थान पर औ आदेश हो जाएगा और ओ के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा। यानी हमने पढ़ा, इसे कहेंगे हम अयादी संधि, यानी इसमें ए आदि बनेंगे, ए प्लस आदि, यानी ए आदि बनना, इसे कहते हैं अयादी संधि। ये बात समझ में आएगी। यदि ए के बाद में कोई भी स्वर योग करता है असमान या कैसा भी, तो इसका बनेगा ऐ। आय के बाद में कोई भी स्वर योग करता है तो उसका बनेगा क्या, आय। ओ के बाद में कोई स्वर योग करता तो अव, अव के बाद में कोई स्वर योग करता तो बनता है आव। ये हमने पढ़ा, तो इसे कहते हैं अयादी स्वर संधि। तो दोस्तों स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 उपभेद होते हैं। हमने पढ़ा अभी तक कि अब उसकी बात फिर चर्चा करते हैं एक बार। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। फिर 1 मिनट का समय लगेगा कि हम अभी नियम बना लेंगे। अब देखो नंबर 1 नियम या उपभेद की बात करें। यदि ए या आ प्लस ए या आ आए तो क्या बनेगा? आ। यदि ई या ई के बाद में ई या ई आए तो बनेगी दीर्घ ई। यदि ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ आए तो बनेगा दीर्घ ऊ। इसे कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। ये बात पढ़ ली। नंबर 2 बात हमने पढ़ी, यदि ए या आ के बाद में ई या ई योग करे, ई किसमें बदल जाएगा? ए में। दूसरी बात पढ़ी, ए या आ के बाद में ऊ या ऊ योग करता है तो बन जाता है ओ। ए या आ के बाद में री स्वर योग करता है तो बन जाता है अर, और इसे हमने नाम क्या दे दिया? गुण स्वर संधि। अगर दोस्तों ये बात आप सीख जाओगे तो संधि आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। आपने अभी तक ये कर लिया। अब नंबर 3 हम बात करेंगे कि ई या ई के बाद में, ई या ई के बाद में असमान स्वर, असमान स्वर, यानी ई को छोड़कर कोई भी स्वर आता है, क्योंकि ई आ जाएगी तो यानी कि ये गुण में चली जाती है, न सॉरी दीर्घ में चली जाती है। लेकिन यहाँ बात करेंगे असमान स्वर। उसके बाद में ऊ या ऊ के बाद में ऐसा स्वर, असमान स्वर, और री के बाद में असमान स्वर आ जाए तो बात क्या होती है? ई बदल जाता है किसमें? ये में। ऊ बदल जाता है वे में, और री बदलता है रे में, और इसीलिए संधि का नाम क्या होगा? यण स्वर संधि। अब नंबर 4 हमने बात की कि ए या आ, ए या आ के बाद में ए या ऐ आता है तो उसका ऐ बनता है। ए या आ हो, उसके बाद में ओ या औ हो तो उसका बनता है अव। क्या बनता है? अव। तो इसीलिए इसे हमने नाम क्या दे दिया? वृद्धि संधि। वृद्धि क्यों कहते हैं? कि ए आए तो भी ऐ में वृद्धि होगी, ऐ आए तो भी ऐ में वृद्धि होगी, आ के बाद ओ आए तो भी औ में वृद्धि होगी, और औ में आए तो भी औ की वृद्धि होगी। इसे हमने नाम दिया वृद्धि संधि। अब 5वीं जो बात हमने पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि ए स्वर हो, उसके बाद में कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो तो क्या हो जाएगा कि इसमें यानी कि ए है वो किसमें बदल जाएगा? ऐ में बदल जाएगा। एक बात। और यदि ऐ हो प्लस असमान स्वर या कोई भी स्वर, मान लो कोई स्वर हो, तो ये किससे बदलेगा? आय में बदलेगा, जिसका अनंत होगा ये। अब उसके बाद ओ हो,
या आगे लिख देते हैं कि ओ हो, उसके बाद में कोई स्वर हो तो ओ बदल जाएगा औ में। किसे बदलेगा? औ में। उसके बाद में अ हो, उसके बाद में कोई भी स्वर हो और ये किससे बदल जाएगा? आव में। किसे बदल जाएगा? आव में। और इसे हमने नाम दिया कौन सी संधि? अयादी संधि। कौन सी संधि नाम दिया? अयादी संधि। ये पूरे स्ट्रक्चर आपके सामने। तो दोस्तों आज पहले हम इस पे चर्चा करेंगे। तो कौन सी भी करेंगे? इस पे। इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। सवर संधि। सवर संधि के 5 उपभेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 उपभेद होते हैं। ये आपको पता है कितने? 5 उपभेद होते हैं सवर संधि के। तो पहले आज हमारी संधि है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि का मतलब क्या होता है तो समझेंगे। यदि ए आ ए उ के बाद क्रम से सजातीय वर्ण योग करता है तो ये क्रम से आ ई उ में आदेश हो जाते हैं। आदेश हो जाते हैं। ये बात हमने पढ़ी। यदि ए आपके बाद में सजातीय वर्ण आएगा तो आ बन जाएगा। ई के बाद में सजातीय वर्ण आएगा तो दीर्घ ई बन जाएगा। उ या उ के बाद में उ के बाद सजातीय वर्ण आए तो क्या बन जाएगा? दीर्घ उ बने जाएगा। जैसे शब्द है नैन प्लस अभिराम। शब्द है श्रद्धा प्लस आनंद। शब्द है दया प्लस आनंद। शब्द है सौ प्लस अधीन। इनकी बात करते हैं। देखो नयन प्लस अभिराम। अब इसकी बात करें तो नयन में अंतिम वर्ण नयन में किसकी ध्वनि है? ए की ध्वनि है। यानी न ये न और प्लस ए को बाहर निकाल लिया। यानी नयन की अंतिम ध्वनि क्या है? प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है? ए। उसके बाद में क्या है? प्लस का चिन्ह। उसके बाद में द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, और प्रथम वर्ण क्या है? ए। और आगे शब्द बचा हुआ उसको आगे लिख देंगे क्या है? भी राम। क्या है? भी राम। अब हमने पढ़ा है कि ए क्या आ के बाद में सजातीय यानी सजातीय यानी इसी जाति का। अब क्या है? ए या आ के बाद में क्या आ गया? ए। ए के बाद में ए आए तो भी क्या बनेगा? आ बन जाएगा। क्या बनेगा? आ। अब इन दोनों का तो एक बन गया। अब मेरे पास शब्द बचा इधर ने ये ने प्लस आगे बचा भी राम। क्या बचा? भी राम। अब इसको जोड़ेंगे। अब ने ये न अलंत है। अलंत है तो आ की मात्रा लग जाए तो क्या बन जाएगा? ना। आगे बन जाएगा भी राम। नैना भी राम। यानी कि संधि कौन सी होगी? संधि। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा मेरे पास शब्द है श्रद्धा जोड़े आनंद। इसको लिख लेता हूं यहाँ पर
श्रीदा प्लस आनंद। अब श्रीदा में प्रथम पद की अंत्य ध्वनि क्या है? आ को बाहर निकाल लिया। और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है? आ, मैंने आ को बाहर निकाल लिया। अब दोनों ही तरफ आ है, समान जाति के स्वर है, तो इसका बन जाएगा क्या? आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आ। पहले मेरे पास श्रद्ध शब्द बचा है। क्या बचा है? श्रद्ध। क्या बचा है? सर्द। और आगे क्या बचा है? नंद। क्या बचा है? नंद। क्या बचा है? नंद। और जब इसको जोड़ेंगे तो अब यहाँ पे ये अलंत है, स्वर नहीं है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? श्री द, आधा है तो आ की मात्रा दा, और क्या लग जाएगा? नंद। श्रद्धा नंद। और संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। उसी तरह हम बात करेंगे दयानंद। इसमें दया में आ है, आ को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद आप आनंद का आ ले लेंगे, आगे बच गया नंद। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आ बनेगा। आ बनेगा तो अब क्या बनेगा? दय प्लस आगे क्या है? नंद। और जोड़ेंगे, अब ये दय यानी अलंत है, तो आ लग जाएगा आ, आगे क्या बनेगा? दयानंद। और दयानंद में संधि कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि। दोस्तों आगे हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम आगे क्रम से इसी नियम पर आगे ई और ओ के उदाहरण पढ़ेंगे। धन्यवाद।